So, good morning, students. So, students, in this video, I'm telling you how to score much better in the JEE Main 2024 January attempt with your existing knowledge, with your existing skills. Means कि आपको जितना भी आता है, आप में जितने skills हैं, उन्हीं चीजों को एक प्रॉपरली ऑर्डर में लाने में आप उन्हीं चीजों से मच बेटर आउटपुट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा और ये हर एक टाइप के बच्चे के लिए वैलिड है। जिन बच्चों के स्कोर्स अभी जेईई मेन के पेपर में आउट ऑफ 300 केवल 50 मार्क्स आते हैं, और उनके लिए भी वैलिड है जिनके स्कोर 175 से 220 के बीच में आते हैं। तो हर एक वैसा स्टूडेंट इन व्हाट वे अपने स्कोर को मच बेटर कर सकता है जो उसका अभी स्कोर। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हम जो 12th वाला पार्ट है फिजिक्स का, ये मैं आपको फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। सिमिलरली आप मॉड्यूल्स रेडी कर सकते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स में, जो इससे विजडम जनरेट कर होगी, उसी विजडम के बेसिस पे आप उसमें भी मॉड्यूल्स रेडी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले फिजिक्स में जो बच्चे 12th वाला पार्ट है, 12th वाले पार्ट को आप मॉड्यूल वाइज इस तरीके से लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मॉड्यूल 1। Magnetism up to what point? This is up to magnetism including AC and EM waves. This is another part, module. Third, ray and wave optics. Fourth module, मॉडर्न फिजिक्स। मैं भी आपको एक एक पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या आएगा और इसे कैसे करना होगा। मॉडर्न फिजिक्स एंड फिफ्थ मॉड्यूल, सेमी कंडक्टर्स। सो नाउ लुक एट दिस। आप लोग ठीक से देखोगे, आपको इस प्रिपरेशन में करना कैसे है। जैसे मान लो योर प्रिपरेशन इज रेडी, मतलब यू आर फुली प्रिपेयर्ड नाउ, you have practiced the questions from each and every part, means each and every chapter, not from these parts, rather from each and every chapter properly. आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो फील आती है, सारे फॉर्मूले आते हैं, सारी बेसिक थ्योरीज आती हैं, फंडामेंटल लॉज, और साथ में आपने हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस इंडिविजुअली आपने अपने असाइनमेंट से किए हुए हैं। along with that आपने PYQs भी इंडिविजुअली, जैसे आजकल बुक्स आती हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द मटेरियल किस फॉर्म में अवेलेबल है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑलवेज चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज के अपने बेनिफिट हैं और चैप्टर वाइज के अपने नुकसान हैं, पर अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। द पॉइंट इज नॉट कि आपने चैप्टर वाइज PYQs भी किए हुए हैं। उसके बाद जब आपका इतना पार्ट हो चुका है, मतलब ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो फिर आपको क्या करना कि आपको फिर चैप्टर वाइज PYQs ना करके वापस से PYQs में आने के बाद, ये जो मेरी एडवाइस है, इज फॉर व्हाट, इज फॉर द
JEE 2024 or even for the NEET students, because point ही नहीं कि this will help you only in the January attempt of the JEE. या आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मॉड्यूल किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, आपको बिल्कुल सिमिलरली केमिस्ट्री और मैथ्स में भी ऐसे ही मॉड्यूल्स रेडी करने होंगे. सो आप बात सुनोगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सेपरेटली किए पीवाईक्यूज में, कैपेसिटर के क्वेश्चन भी आपने सेपरेटली पीवाईक्यूज में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ ही इंक्लूड हुए. इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन जो आपने सेपरेटली पीवाईक्यूज किए. फिर आपको क्या करना है कि रैंडमली क्वेश्चंस उठाओगे, क्योंकि मैंने कई बच्चों का देखा कि जब वो चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करते हैं तो इन वन चैप्टर दे आर क्वाइट गुड. उनसे मैं क्वेश्चन पूछूं, जब वो अपने आप से क्वेश्चन पूछें या जब अपने आप से कहीं के भी क्वेश्चंस करेंगे उस चैप्टर में, दे बिकम रियली गुड. बट जब बात आती है कि ओवरऑल की, तो ओवरऑल में क्या होता है कि वो लोग फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता. वो तो थिंग्स आर देयर. वन, कि बच्चों की रिटेंटिविटी और जो मेमोरी का स्पेक्ट्रम है वो कितना लार्ज हो सकता है, मीन्स की कितनी वैरायटी ऑफ आइटम्स को एक साथ याद करना, उसे रिप्रोड्यूस कराना, उसके एप्लीकेशंस में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी रिप्रोड्यूस कराना, ये बच्चों की अपनी कैपेसिटी थोड़ा सा लेवल वाइज होती है. किसी में बहुत ज्यादा, किसी में उससे कम, किसी में उससे कम, है ना. तो यहाँ पे बात इसी की, इस कैपेसिटी को आप जिस लेवल पे भी हो, आप उस लेवल पे भी इस कैपेसिटी को कैसे इनहेंस कर सकते. उसके लिए जो मैंने बोला कि आपने चैप्टर वाइज एंड ऑल सब कुछ सारे फॉर्मूले, मतलब आप पीवाईक्यूज में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उस पैटर्न में आपको काम कब करना है. आपको काम तब करना कि जब आप यू हैव इंश्योर्ड फ्रॉम योरसेल्फ कि आपको सारे फंडामेंटल लॉज, सारी थ्योरी के पॉइंट्स, आपको सारे फॉर्मूले, ये सब कुछ आपको आता है एंड यू फील कि सब्जेक्ट वाइज नाउ यू रेडी इन जो चैप्टर के पीवाईक्यूज जो आपने. अब आप क्या करोगे, रैंडमली क्वेश्चन उठाओगे इस पूरे पार्ट में से. कभी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उठाया, कभी कोई कैपेसिटर का उठाया, कभी कोई इलेक्ट्रिक करंट का उठाया. रैंडमली क्वेश्चंस आपने उठाए और उन रैंडम क्वेश्चंस में अब आपने देखा कि अब आपसे क्वेश्चन हो पा रहे नहीं. ठीक है, बिल्कुल रैंडमली आपने उठाए, और जब नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं. क्या आपको उसका बेसिक लॉ नहीं आता है, या आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो. मतलब जब रैंडमली इस तरीके से लेते तो आपका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा वाइड हुआ, तो उस थोड़े से वाइड होने में क्या आपको सब्जेक्ट मैटर याद नहीं आता है, आपने उस तरीके क्वेश्चन कैसे पहले किया था वो याद नहीं आता है. तो जब आप इस तरीके से एक बार होगा, दो बार होगा, तो स्ट्रगल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ कि जो आपको एलिवेट करती. तो ये स्ट्रगल आपका धीरे धीरे क्या करेगा, आपके लेवल को रेज करेगा. जैसे आप देखेंगे, आपको एक अब्राहम लिंकन ने एक वो अपने बच्चे के स्कूल टीचर को लेटर लिखा था कि सर, आपको उसे बताना है कि जो रिवर्स हैं हाउ ब्यूटीफुल दे आर, माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुली द स्टार्स twinkle, but altogether you have to tell them, you have to tell the kids about the realities of life. So realities of life is what? This is the reality of the subject. कि जब आपका स्पेक्ट्रम थोड़ा बड़ा हुआ तो आप उसे क्या याद रख पाते हो, नहीं रख पाते हो. यही स्ट्रगल करके आपको लेवल को रेज करना. फिर सिमिलर, जैसे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ईएमआई, magnetic moment, torque on a current carrying wire loop, then AC, then EM waves. आपने पहले इनके सबके फॉर्मूले याद किए, सबका पीवाईक्यूज इंडिविजुअल टॉपिक्स के लिए. फिर आप पीवाईक्यूज में इंडिविजुअल टॉपिक्स के बाद जब आप क्वेश्चन रैंडमली अटेम्प्ट करोगे इसमें से, तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि आपको थोड़ा स्पेक्ट्रम वाइड हुआ कि एक साथ सारी चीजें. कई बार ऐसा भी होता कि बच्चों का कि वो जब एक साथ क्वेश्चन देखते हैं, तो इवन मैंने कई बच्चों को देखा है, जब
किसी इसी के अंदर में, मतलब इट्स नॉट अबाउट द इंटर सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द इंट्रा ऑफ दिस। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन इस वाले आर्टिकल पे, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है या इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है। लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड नहीं हो सकता, इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं। रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन मैग्नेटिज्म पे बेस्ड नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि जब आप रैंडमली इसके क्वेश्चन फिल करोगे और उनमें करोगे तो आपको होगा ये पार्ट आपका, दैट मीन्स की रेडी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको रे ऑप्टिक्स में, वे ऑप्टिक्स में, इंडिविजुअल टॉपिक्स में, फिर एक साथ दोनों। मॉडर्न फिजिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ड्यूअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, atom, nucleus, and though radioactivity part has been omitted from the syllabus this year, but आपको radioactivity वाला part भी पूरी तरीके से छोड़ के नहीं जाना है। radioactivity ultimately nuclear physics का ही part है। radioactivity से कैसे होता है radioactivity? radioactivity में कुछ भी है रिएक्शन, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, होता तो न्यूक्लियस का चेंज है, एनर्जी ऑफ कैलकुलेशन हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स में है। तो दैट मीन्स की एनर्जी के कैलकुलेशन से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में अल्फा डीके हो रहा है, तो क्या आपको अल्फा डीके में एनर्जी निकालना नहीं आनी चाहिए? क्या आपको ये नहीं आना चाहिए कि अल्फा डीके में सारे अल्फा पार्टिकल्स जो निकलेंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी या उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी? ऑब्वियसली यू शुड नो दैट। सो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि रेडियोएक्टिविटी वाले पार्ट को आपको नहीं छोड़ना। रेडियोएक्टिविटी के मतलब उन्होंने मान के सिलेबस से हटा दिया है, तो मे बी व्हाट, द फंडामेंटल लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी के हाफ लाइफ का कैलकुलेशन, एवरेज लाइफ वाला पार्ट, उसे हम कह सकते हैं कि वो रेडियोएक्टिविटी के लॉज पे बेस्ड है। हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन व्हाट, n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर n लैम्डा t, जो कि रेडियोएक्टिविटी का फंडामेंटल लॉ है कि नंबर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो बहुत ज्यादा तो आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन इन रेडियोएक्टिव डीके में अल्फा, बीटा, गामा कैसे एनर्जी के चेंजेस हैं, क्या डीके प्रोडक्ट बनेगा, एक्सेट्रा, इसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन ही है, राइट। न्यूक्लियर रिएक्शन में और लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी में है, लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी आर वैलिड फॉर ए सैंपल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, जो कि एक स्टैटिस्टिकल लॉ है, राइट। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस में एनर्जी के चेंजेस, न्यूक्लियस के कंस्ट्रक्शन में चेंजेस, कब न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, कब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, किन फैक्टर्स से गवर्न होगा, कितनी एनर्जी इवैल्यूएट होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास प्लस एनर्जी, उन पे बेस्ड। तो आपको पहले इंडिविजुअल टॉपिक्स के करने हैं, फिर आपको कंबाइनली इसका करना है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी काफी मिक्स्ड होंगे। कई बार बच्चों को डाउट होता कि ये इनमें से किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो जब आप इस तरीके से, ऐसे ही सेमीकंडक्टर एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो गया, ऐसे ही इस वाले पार्ट पे बेस्ड करना है। फिर इसके बाद आपको ओवरऑल 12th वाले पार्ट से फिर क्या करना है, ये नहीं कि आप दो को मिक्स करो, फिर आप ओवरऑल रैंडमली पीवाईक्यू लो, किसी भी टॉपिक में से, किसी भी टॉपिक में से इनमें से रैंडमली पीवाईक्यू को लोगे, और फिर देखो कि आप जब रैंडमली पीवाईक्यू लेकर आपने एक क्वेश्चन रिऑप्टिक्स का, आपने एक कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सडनली कर, आपने कोई क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का कर, कोई इसका कर दिया, आप देखो कि क्या आपका ब्रेन अभी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाता है। ब्रेन को ट्रेन करने के तरीके होते हैं, ब्रेन के मेमोरी के स्पेक्ट्रम को बढ़ाने के, ब्रेन के एनालिटिकल स्किल्स को जनरेट करने के, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ सब्जेक्ट मैटर को लिंक कराने का, ब्रेन ग्रेजुअली इनमें ट्रेन किया। इट इज नॉट कि everybody is born talented. Talent is something, आजकल की दुनिया में वैसे भी it is what you acquire. So जो आपका acquired talent है, कोई आदमी कितना भी इंटेलिजेंट है, सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, राइट। तो फिर आप पूरे वाले पार्ट में से कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, और जब भी आप ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस लेते हो तो आप चाहे क्वेश्चंस को पहले से पिक कर लो बच्चों, आप क्वेश्चंस को पहले से पिक कर लो, किसी घर में किसी से रैंडमली पिक करो, रैंडम से टॉपिक से, सो दैट कि क्या हो कि आपके क्वेश्चन नंबर्स बिल्कुल टिक्ड हो कि आपको 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, ताकि पेजेस के पलटाने में टाइम ना लगे और आप देखो
कि आपने इस तरीके से 25 क्वेश्चंस का एक सेट आपने लिया रैंडम, और फिर उस 25 क्वेश्चंस के सेट को नॉट ओनली द फैक्ट कि आप उसे याद करके सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते, बोथ द थिंग्स, पहली बार में कितने टाइम में आपने सॉल्व किए, फिर जो नहीं होते हैं एनी हाउ आर यू एबल टू सॉल्व देम और नॉट। तो जो बच्चे बोलते हैं ना कि हम लोग एग्जाम में नहीं कर पाते हैं बट घर पे जाकर के करते हैं, एग्जाम में नहीं कर पाते हैं आप घर पे जाकर के क्यों कर देते हो, कि घर पे जाकर के आप करते क्या हो, आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पे फिर से पहुंच जाते, रिवीजन में भी आप इंडिविजुअल टॉपिक्स पे पहुंचते और क्वेश्चंस करने में भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल टॉपिक्स पे पहुंचते, दैट इज व्हाई कि होता क्या बच्चों, वो क्वेश्चन फिर वहां पे तब निकल जाते हैं, लेकिन जब ओवरऑल की बात आती तो ओवरऑल में नहीं होता, स्पीड वाली भी चीज है। तो ग्रेजुअली मैंने बोला इसे रैंडमली कई बार आप अपने आप से, यू आर द बेस्ट जज ऑफ, you are the best person to make a paper also randomly by yourself from all the topics. बस केवल एक चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों, दैट प्रॉब्लम इज व्हाट, वो प्रॉब्लम बच्चों ये है कि इसको आई टेल यू हाउ इंटेलिजेंटली यू हैव टू टैकल इट, कि जेई के पेपर्स डिफरेंट ईयर्स में मैं जेई वर्ड यूज करूंगा बट सब मेरी सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है वो पूरी स्ट्रेटजी मेरी काम आएगी आपको नीट में, नीट के लिए भी इक्वली काम आने वाली स्ट्रेटजी। तो आप देखोगे कि होगा क्या आपको इसमें, डिफरेंट ईयर्स में पेपर की टफनेस डिफरेंट है, कुछ एक सालों के पेपर्स काफी टफ रहे हैं और कुछ एक सालों के इजी रहे, बट कॉमनली आप किसी एक साल के पूरे पेपर को, एक शॉर्ट का, दूसरे शॉर्ट का, तीसरे शॉर्ट का, कई एक शॉर्ट्स के पेपर को आप देखें, अगर आपको 30 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं तो आप सीरियसली एनालाइज करके देखना कि उन 25 में से टफ क्वेश्चंस कितने हैं, एवरेज कितने हैं, और वेरी एवरेज या इजी क्वेश्चंस कितने हैं। इन वन पेपर you'll hardly find there are 5 tough questions even when the paper is tough। अब इस साल जबकि एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चंस हटा दिए गए, सिलेबस का कुछ पार्ट भी हटा दिया गया, ठीक है, सिलेबस का कुछ पार्ट हटाने के दोनों पर्पस हो सकते हैं। पर्पस वन कि जो चीज दे फील कि आगे बीटेक में मेडिकल में उतना यूज में नहीं आ रहा है, उन्होंने वो पार्ट हटा, ठीक है ना। दूसरी चीज कि दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं, जो वांट कि सिलेबस थोड़ा कम हो बट उस सिलेबस में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन, ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे, या दूसरा ये भी हो सकता है कि कोरोना पीरियड के ड्यूरिंग जब बच्चे 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में थे तो उनके स्किल्स, लर्निंग स्किल्स में जो ड्रॉबैक जनरेट हुआ, उस ड्रॉबैक के चलते जो ओवरऑल उनके पास डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग की बच्चों में, क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स, मेमोरी पावर ये कुछ कम हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग पेपर माइट बी इजी ऑल्सो, बट यू कैन नॉट टेक द चांस इन द कॉम्पिटिशन। मैंने क्या बोला आपको कि पेपर इजी आ रहा है, दैट्स गुड, इजी आएगा तो क्या आप कर पाओगे, आप इजी भी कर दोगे व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द मच बेटर। इवेंचुअली जेईई मेन में 99 परसेंटाइल के ऊपर पहुंचने वाले काफी सारे बच्चे वो होते हैं जिनकी प्रिपरेशन जेईई रोन से भी ठीक ठीक है, मतलब ठीक ठीक का मतलब जस्ट मे बी अराउंड 5000 6000 7000 10000 रैंक के आसपास की प्रिपरेशन भी हो, बट फिर भी जेईई मेन में क्वालिफाई करने की कैपेसिटी है, मे बी ऑल इंडिया रैंक 20,000 के आसपास की कैपेसिटी, बट क्वालिफाई करने की कैपेसिटी है, दैट मींस कि उस बच्चे ने जी एडवांस के लिए भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की है। सो मतलब ये हुआ कि you need to prepare yourself for the tougher also if you are expecting and you are targeting for a good percentile above 98%। तो आपको इस वाले पार्ट में भी करना है, मतलब हर एक पेपर में होंगे, जब आप चैप्टर वाइज करते हो तो आपको क्या लगता है कि एक चैप्टर में आपको कई सारे टफ क्वेश्चंस दिखे, वो एक साल के क्वेश्चंस नहीं थे, वो कई ईयर्स में आए हुए टफ क्वेश्चंस। एक साल में अगर इलेक्ट्रो स्टडीज का क्वेश्चन टफ है तो मे बी कि मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन टफ नहीं, इसका क्वेश्चन टफ है तो मे बी इसका क्वेश्चन टफ नहीं। तो इन वन पेपर you never find more than 5 questions were
टफर। सो दैट मीन्स कि 20 क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो 20 क्वेश्चन तो फिर भी काफी इजी है। इस बात के लिए वो 20 क्वेश्चन क्या है, फिर भी काफी इजी। मैं अभी जेई मेन के पर्पस की बात करूँ, अभी जो फर्दर मेरी बात है मॉड्यूल्स की बात, फिर इसकी प्रिपरेशन के लिए वैलिड है। वो चाहे कोई जेई मेन का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, इस बात के वो सबके लिए वैलिड है। बाकी मैं नीट के लिए एक सेपरेटली की नीट के 45 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आल्टेन। सो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आप व्हाट यू आर टारगेटिंग, आपको अभी देखना है कि अभी आपका स्कोर कितना आता है। वो स्ट्रेटजी में अभी का 11th वाला पार्ट भी बताता हूँ, तो उसके बाद में वो स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कि आपका स्कोर अभी कितना आता है, उस स्कोर में फर्दर इंप्रूवमेंट आपको कैसे लाना, राइट। सो नाउ सी, अब 11th वाले पार्ट में बच्चों इसी तरीके से आपको मॉड्यूल्स में डिवाइड इस तरीके से आपका पहला पार्ट जो हुआ 11th, तो आपका जो पहला पार्ट हुआ इट इज मैथमेटिक्स 1D। दूसरा पार्ट बच्चों हुआ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, मोमेंटम, ये सब कुछ हुआ। तीसरा पार्ट हुआ व्हाट पावर एनर्जी, कोलिजन। चौथा पार्ट हुआ आपका जो है कि चौथा पार्ट आपका हुआ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनामिक्स। और पांचवा पार्ट हुआ ग्रेविटेशन। ये आपका बना एक मॉड्यूल, दिस इज मॉड्यूल 1। ये कमाई आपका बना मॉड्यूल 1। चैप्टर के नाम अलग अलग लिखे बट दिस व्हाट मॉड्यूल 1, राइट। क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन के किसी भी क्वेश्चन में आपका काइनेटिक्स का भी रोल हो सकता है, मोमेंटम का भी रोल हो सकता है, वर्क और एनर्जी का भी रोल हो सकता है। तो आपको मॉड्यूल 1 के पहले वही चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले आने, सारे लॉज आने, फंडामेंटल लॉज आपको आने चाहिए। फिर आपने मॉड्यूल 1 के क्वेश्चंस को रैंडमली किसी से आपने वैसे ही किया कि आपने पूरे मॉड्यूल में से 20 से 25 क्वेश्चंस का सेट रैंडमली पिक किया, टाइम के साथ सॉल्व करके देखा कितने क्वेश्चंस होते हैं, फिर किसी तरीके से किसी भी टाइम में सॉल्व हो पाते हैं नहीं हो पाते, आप याद कर पाते हो कॉन्सेप्ट को या नहीं कर पाते। दिस इज क्लियर। आपका जो इसमें 11th वाले पार्ट में मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 ये 11th पार्ट, इसमें आपका आना चाहिए पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हुआ सॉलिड्स, liquids, Bernoulli's theorem, everything like viscosity, pressure, Pascal's law, theorem of continuity, theorem of continuity, Bernoulli's theorem, Archimedes law, और एक पार्ट है थर्मल एक्सपेंशन, बट थर्मल एक्सपेंशन को मैं थर्मल फिजिक्स में या आपका मॉड्यूल। तो पहले आपने इनके इंडिविजुअल टॉपिक्स के मतलब फॉर्मूले याद करना, थ्योरी याद करना, इंडिविजुअल टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंडिविजुअल टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्या करना है,
फिर आप इनके पूरे पार्ट्स में से, क्योंकि इसमें भी बच्चों को बड़ा डाउट होता है, अगर उन्होंने आर्किमिडीज लॉ और प्रेशर वाले पार्ट को एक साथ यूज कर, बर्नौलीज थ्योरम को उन्होंने यूज कर लिया जो है कि प्रेशर वाले के साथ, तो हाँ इसमें एक पार्ट में छोड़ दिया, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो आपको इस पूरे पार्ट में से भी ऐसे ही करना है कि फिर रैंडमली पीवाईक्यूज लेने हैं, आपको अपना पेपर रेडी करना है 25 क्वेश्चंस का, और उन 25 क्वेश्चंस में इन व्हाट टाइम आर यू एबल टू सॉल्व। ठीक, मतलब सबसे पहले वही की ट्राई टू गेट द स्कोर इन 1 आवर। व्हाट स्कोर डू यू गेट इन 1 आवर, देन एनी हाउ टू सॉल्व इट। सॉल्व होता भी नहीं होता है इस स्ट्रगल से, एक बार एक पेपर, दूसरा एक पेपर और, एक पेपर और, अपने पेपर्स रैंडमली खुद से क्वेश्चंस पर टिक कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर स्कोर्स को देखना और ग्रेजुअली उस स्कोर को इम्प्रूवाइज करना, राइट। फिर मॉड्यूल 3 आपका हुआ, मॉड्यूल 3 में होल ऑफ द थर्मल फिजिक्स। तो बच्चों थर्मल फिजिक्स का मतलब हुआ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक। तो सबसे पहले वही पूरी थ्योरी, लॉज, फॉर्मूले, देन इंडिविजुअल टॉपिक्स के पीवाईक्यूज, इंडिविजुअल टॉपिक्स के पीवाईक्यूज के बाद पूरे में से पीवाईक्यूज रैंडमली पिक करना, और रैंडमली पिक करना वैसे ही एक एक क्वेश्चन ना करके क्या करना, पहले थोड़ी देर कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा, रैंडमली वैसे ही क्वेश्चन पिक किए, फिर इसका फिर उसका फिर उसका, फिर वही 25 क्वेश्चन के फॉर्मेट के फॉर्म में इस तरीके से करना। फिर आपका इसमें जो मॉड्यूल हुआ, एक मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 4 हुआ ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जिसमें कि एसएचएम भी आया और वेव्स वाला पार्ट भी आया, जैसे बड़ा कैटेगोरिकली इस बार डॉपलर्स लॉ, डॉपलर्स इफेक्ट को छोड़ दिया गया है। तो डॉपलर्स इफेक्ट एक स्पेशल काइंड ऑफ टॉपिक वैसे भी बनता था जिसका बाकी पूरे पार्ट से कुछ बहुत ज्यादा लिंक नहीं बैठता। तो आपको इस मॉड्यूल में भी, क्योंकि जनरली क्या है, एसएचएम के पीवाईक्यूज अलग होंगे, वेव्स के अलग। आप एसएचएम के पीवाईक्यूज करो, फिर वेव्स के पीवाईक्यूज करो, फिर कंबाइन करो, फिर आप क्वेश्चंस वही 25 के सेट्स में रेडी करके फिर उस तरीके से, जब आपका 11th के सारे पार्ट्स, 12th के सारे पार्ट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको 11th 12th के पूरे पार्ट्स में से अपना पेपर रेडी करना। सो बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग अप एनी फुल सिलेबस टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए। और जब आप कुछ पार्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस पार्ट टेस्ट में किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में है, आप देखोगे उस पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट में हमारी टेस्ट सीरीज के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो उन पर्टिकुलर पार्ट्स में प्रिपरेशन आपकी कैसे हो, उन पर्टिकुलर पार्ट में प्रिपरेशन बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस्ड होनी चाहिए। राइट, दिस इज क्लियर ना। नाउ वन मोर थिंग यूल सी कि अब हम कुछ चीज पे आते हैं कि जब बच्चों के स्कोर्स हैं इन द रेंज ऑफ 50 टू 80, स्कोर्स हैं 80 टू 110, 110 टू 140, 140 टू 170, 170 to
200 या 200 प्लस 200 प्लस अब 200 प्लस। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि कैसे इस स्कोर को एक प्रॉपर आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्किल्स के साथ कैसे अपग्रेड कर सकते। ये नहीं है कि इस टाइम पे मेरी नोटिस में कई एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इस स्कोर की रेंज में है, और वो बच्चे आई एम डैम श्योर इन 2 महीनों में जो 1.5 मंथ है वो लोग मेरी बात मानेंगे और वो लोग इस स्कोर की रेंज तक पहुंचने की कैपेसिटी है, एंड दे आर श्योरली गोइंग टू मेक इट। वो लोग यहां पहुंचेंगे, लेकिन स्टेप वाइज, नॉट कि इन वन टेस्ट सडनली यू कैन जंप फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल। 50 to 80 का मतलब है कि आप मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते होगे, प्रोबेबली आपके करेक्ट क्वेश्चंस का नंबर होता होगा 25 से ज्यादा नहीं होगा आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस। तीनों सब्जेक्ट्स के आपके 25 से ज्यादा नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। मतलब कि इतना बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग का मतलब, नेगेटिव मार्किंग इज रियली नेगेटिव, not only in terms of the fact कि negative marks आ रहे हैं, but also in terms of engaging yourself in those questions for which you are not prepared, जिसमें कि आप तुक्के लगा। तो गेस वर्क से कॉम्पिटिशन्स में लाखों में से कोई एक बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। गेस वर्क के थ्रू कॉम्पिटिशन्स नहीं जीते जाते। कॉम्पिटिशन्स की जो विन है, कॉम्पिटिशन्स में जो अच्छा स्कोर है, इट इज ऑलवेज मैटर ऑफ, जो मैंने इसके पहले बताया कि हाउ टू प्रैक्टिस टू जनरेट द कॉन्फिडेंस, टू जनरेट द स्किल्स, टू जनरेट द सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स। उन सब का इंडिकेटेड मिक्सचर इज द सक्सेस इन द कॉम्पिटिशन। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले क्या करना कि जो आप कोई अराउंड 25 क्वेश्चंस आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाते हो, और काफी सारे क्वेश्चंस आप इम्प्रॉपरली विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट मैटर प्रॉपरली आप वो करते हो, डोंट डू दैट। 25 क्वेश्चंस को आपको बस 40 मार्क्स तक का टारगेट करना है कि आप 40 मार्क्स तक पहुंचते, 40 क्वेश्चन, दिस इज क्लियर। 40। और जो बच्चे इस रेंज में होंगे उनके क्वेश्चंस का अटेम्प्ट आई थिंक इट विल बी अराउंड 35 के आसपास। तो 35 क्वेश्चंस को आपको बस बहुत 50 पे पहुंचाना है। ऐसे ही क्या होगा कि इन वाले बच्चों का जो अटेम्प्ट होगा आई होप कि अराउंड 45 के आसपास का होगा मैक्सिमम, और वो बच्चे इस 45 को 60 तक पहुंचाने का एफर्ट करेंगे, और जो इस रेंज में है उनका मे बी 55 के आसपास का होगा, जो लोग 65 तक पहुंचाने का एफर्ट करेंगे। और जो बच्चे इस रेंज में है वो अराउंड 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते होंगे, मतलब मैक्सिमम है 60, उससे थोड़ा सा नीचे ही आएगा, वो आपको पता होगा। वो लोग कोई अराउंड 70 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना, और यार जो बच्चे हैं वो कोई 60 to 65 क्वेश्चंस तक करते होंगे, जिसमें भी है 75 क्वेश्चंस पूरी अटेम्प्ट करना, वहां तक पहुंचाना। आप जैसे आप बोले कि ऐसा कैसे केवल बोलने से कि ये यहां से यहां तक पहुंचाना, यहां से यहां तक पहुंचाना, आपको करना क्या है कि इस रेंज वाले बच्चों के उन क्वेश्चंस का अटेम्प्ट काफी बड़े नंबर में होता है जिस टॉपिक का उन्हें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक से टॉपिक भी नहीं याद है। तो आप केवल उन क्वेश्चंस को मत अटेम्प्ट करो जिन क्वेश्चंस में यूर वेरी डाइसी, आपको फॉर्मूला ये नहीं आ रहा। कैलकुलेशंस के फॉल्ट आपसे कितने में होंगे? 3 में होंगे, 4 में होंगे, 5 क्वेश्चन में होंगे, 6 क्वेश्चन में होंगे, 10 क्वेश्चन में होंगे। कैलकुलेशन के फॉल्ट 10 से ज्यादा क्वेश्चन में नहीं हो सकते कि आपके कैलकुलेशन के फॉल्ट ही होते रहा। अगर हो रहे हैं तो आप उसे प्रैक्टिस के ड्यूरिंग रिमूव करो। मोस्ट ऑफ दी फॉल्ट कॉन्सेप्चुअल फॉल्ट्स होते हैं, और बच्चे ना चाहते हुए भी पेपर के ड्यूरिंग उस स्टेप में पढ़ जाते हैं कि मैं दे कैन नॉट सी कि मैं इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। आई एम टेलिंग यू, आप सोचो
दिस इज जस्ट ए समथिंग टू पॉन्डर अबाउट व्हाट कितने बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे स्कोर कोई अराउंड आप मान लो कि 140 के ऊपर स्कोर कितने बच्चों का आता होगा ऑल इंडिया लेवल पे 140 के ऊपर 140 इज नॉट ए वेरी बिग स्कोर कितने बच्चों का आता होगा ये स्कोर ज्यादा से ज्यादा 70,000 to 75,000 बच्चों का 140 के ऊपर स्कोर आता होगा इससे ज्यादा करने आता है आउट ऑफ वॉट अराउंड 12.5 lakhs और 13 lakhs के लिए और 140 स्कोर 35 करेक्ट क्वेश्चंस का स्कोर है केवल 35 करेक्ट क्वेश्चंस का स्कोर है 35 का मतलब कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई राउंड 13 क्वेश्चंस सो 26 क्वेश्चंस मैथ्स में 9 क्वेश्चंस ये कोई बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं बट नहीं बच्चे नहीं पहुंच पाते बच्चे नहीं पहुंचते ना अल्टीमेटली इसमें सो दैट मीन्स व्हाट क्या ऑल ओवर इंडिया इतने स्कोर पे पहुंचने की कैपेसिटी रियली केवल 70-75,000 बच्चों में होती है ऑलमोस्ट सेम लेवल पे कॉन्सेप्चुअली इंफॉर्मेशन के टर्म्स में नॉलेज के टर्म्स में ऑलमोस्ट 2 lakhs कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से केवल 75,000 या 70,000 बच्चे इस रेंज में पहुंच पाते हैं क्यों अपनी इसी स्ट्रेटजी की गलती की वजह से व्हाट स्ट्रेटजी अगर आपको लगता कि आपकी मेमोरी का स्पेक्ट्रम लिमिटेड है व्हाई डोंट यू लीव सम पार्ट ऑफ द सिलेबस आप कुछ पार्ट को छोड़ ही दो जो पार्ट आपको रियली बहुत परेशान करता है जैसे ही आप उसे रीड करते हो आपके अंदर इतना सब कुछ आना उससे इतना कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता है एक थोड़े से पार्ट के ना आने की वजह से उस पार्ट को जैसे रीड करना स्टार्ट करते हो यू बिकम you lose your confidence forget that part look at the what is the weightage of that part maybe उस पार्ट का वेटेज बहुत बड़ा नहीं है उस पार्ट का वेटेज उस पर्टिकुलर पेपर में जो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो उसका कि 12 मार्क्स का है या फिर 60 मार्क्स का है बट वो पार्ट आपको अनईजी करता इरिटेट करता है कॉन्फिडेंस को डाउन करता है लीव दैट पार्ट आप बाकी पार्ट पे फोकस करो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में फोकस करो बिल्कुल मॉड्यूल वाइज एंड ऑल जिससे कि आपको उसमें स्कोर ज्यादा आ जाए सो दैट मीन्स नॉट कि whenever you are going to इन सारे बच्चों को जो इस रेंज तक पहुंचते हैं इनका होना क्या चाहिए इन्हें अपने नेगेटिव पार्ट्स को अलग करते जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रियली अटेम्प्ट करने हैं बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करने प्रिपरेशन में भी बिल्कुल वही मूड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मोड प्रिपरेशन में भी और वही वहां पे एग्जाम में भी बिल्कुल फॉलो करना है आप लालच में मत पड़ो कि नहीं तुक्के से भी करेक्ट हो जाएगा जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया स्टिल यू गॉट सम टाइम तो ऑब्वियसली फिर आप देख लोगे कि अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको लगा कि दिस इज फॉर श्योर कि ऑप्शन ए या बी बी या सी दो ऑप्शन तक आप पहुंच गए फिर आपको लग रहा है मे भी ऐसे क्वेश्चन कुछ केमिस्ट्री में होते होंगे ऐसे एक आध क्वेश्चन मैंने देखा फिजिक्स के भी किसी टॉपिक में होते हैं कभी कभी मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो जब आप किसी दो ऑप्शन तक पहुंच गए तो हो सकता उनमें अगर आपको गेस वर्क करना तो आप गेस वर्क करना हाँ जो बच्चे कुछ इस रेंज में है उन बच्चों को एक एक क्वेश्चन का स्कोर करना ये बहुत मैटर करता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल पे आते हो तो काफी सारे बच्चे केवल जेईई के लिए प्रिपेयर करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो जेईई एडवांस की तैयारी भी इनकी बहुत अच्छे लेवल पे होती है बहुत अच्छे लेवल का मतलब कि दे could be somewhere in the range of top 3,000 to 4,000 जिनकी भी जेईई एडवांस में 3,000 to 4,000 के रेंज में आती है वो बच्चे काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड होते हैं इन एवरी वे कैलकुलेशन स्किल्स सब्जेक्ट मैटर कॉन्सेप्ट्स रिटेंशन मेमोरी इन एवरी एस्पेक्ट दे आर गुड अब जब आप इस रेंज में एंटर करते हो तो क्योंकि आपकी रैंक अब जब इम्प्रूव होनी है तो आप उन बच्चों से कॉम्पीट करें JEE wants rank 4,000, JEE wants rank 4,000 to 8,000, 8,000 to 12,000, etc. Top 25,000 तक की रैंक है
फिर जब आप उन बच्चों से प्रिपेयर कंपटीशन में आते हो तो आपके पेपर में कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हर एक पेपर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस टफ हो। तो अगर तीनों सब्जेक्ट्स के आपने मान लिया कि तीनों सब्जेक्ट्स के मिलकर के कोई राउंड, मानो कि केवल 12 क्वेश्चंस ही टफ है, ठीक है? तो तीनों सब्जेक्ट्स में 12 क्वेश्चंस का जो स्कोर है दैट बिकम्स 48 मार्क्स। अब इस 48 मार्क्स में सबसे पहले आपको अपना एप्टीट्यूड देखना है। योर एप्टीट्यूड इज गुड फॉर व्हाट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जिस सब्जेक्ट में आपका एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा है, पहले आपको उस 12 में से 4 क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के हैं, आपको फोकस करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी रेडी करना, कॉन्फिडेंस रेडी करना। जेईई मेन का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इज आल्सो नॉट वेरी टफ, ठीक है ना? केवल क्या होता है कि जब पूरे सिलेबस में से है तो when you are studying the kinematics, you are very good in the kinematics, you are studying the capacitor, you are very good in the capacitor, but then you are studying the nuclear physics, आप कैपेसिटर में काफी लो लेवल पे आ, इस चीज को रिमूव कर कि काफी लो लेवल, वो इतना लो लेवल हो गया कि वो जेईई मेन का क्वेश्चन जो थोड़ा सा बेटर था उस पे भी नहीं पहुंच पा रहे हो। बस इस पॉइंट तक लो लेवल पे नहीं पहुंचना है। आप किसी भी टॉपिक में पहुंचो, पुराने वाले टॉपिक्स का जो वर्क आपने ऑलरेडी किया हुआ है उनका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन की ड्यूरिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 11th पार्ट, आप 12th पार्ट का बिल्कुल डाउन होते जा रहे हो और इस डाउन लेवल पे पहुंच गए हो कि आपसे इन टॉप 12 क्वेश्चंस में जो उस टॉपिक के टॉप अच्छे 4 क्वेश्चन से पेपर में टफ है वो भी नहीं होते हैं, उसके थोड़े से बाद वाले भी उससे थोड़े से इजी वाले भी नहीं होते हैं, तो इस लेवल पे आपको नहीं पहुंचना है। रिवीजन लगातार किसी भी टॉपिक में, आप बहुत टफ लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हो, वो आप जेईई रोन्स के ठीक है कि उस लेवल पे नहीं हो, बट आप किसी भी टॉपिक में कि जेईई मेन का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आपसे ना हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो विद दिस ऑल दिस whatever wisdom has been generated in you, I hope कि in the coming test in your practice and in practice of revising the syllabus, in memorizing the formulas, in retaining the microscopic points, you will definitely do much better with your existing knowledge and skills what you have done till now. So all the best. You can always call me and talk to me individually. Thank you, students. So please try to follow it.